दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां या एयरपोर्ट्स, देश के 22 एयरपोर्ट्स में अपनी अलाइड सर्विसेज देती है। हाउस कीपिंग से रिलेटेड या और भी इंटीग्रेटेड प्रकार की जो सर्विसेज हैं, वो एक कंपनी कई सर्विसेज देती है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आज बहुत जबरदस्त वो कंपनी के बारे में आज आपको रोहित बताएंगे। आज हम अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो अभी चल रहा है 365 रुपीज और क्षमता रखता है 550 से 600 जाने की विद इन 3 to 6 months। आज हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कंपनी का ग्रोथ और परफॉर्मेंस पास्ट में कैसा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजिक फोकस कहाँ है कंपनी के मैनेजमेंट का, वो हम आपको बताएंगे। कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं ये भी हम उसमें समझेंगे। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक में ये मेरी फेवरेट कंपनी क्यों है वो हम आपको समझाएंगे, और हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। स्टॉक्स विद रोहित। हाय रोहित। हाय सर। आज कौन सी कंपनी के बारे में हमें चर्चा करना है? आज हम बात करेंगे अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, यूडीएस। क्या करती है ये कंपनी? कंपनी B2B सर्विस स्पेस में है, जो प्राइमरी डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट और दूसरा पार्ट है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। सिंपल भाषा में मैं बोलूं अगर, तो ये नॉर्मल हाउसकीपिंग सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल, प्रोडक्शन सपोर्ट, तो ये मोस्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस का काम करती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना? अगर उसको अपन देखें, हाँ। देखिए, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। चाहे वो पीएसयू कंपनीज हो, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, हर कंपनी के पास आज देश की इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसके कैपिटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे आप सोचते हैं कि घर में साफ सफाई से लेकर के पेस्ट कंट्रोल से लेकर के बहुत सारे काम रहते हैं, उसके मेंटेनेंस से लेकर के, तो ऐसे ही काम कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, ऑफिसेज हैं, इनके मेंटेनेंस का काम ये कंपनी करती है। जी हाँ, मेनली राइट? अभी इसका काम एयरपोर्ट्स में भी चालू हुआ है। एयरपोर्ट्स में? अच्छा। एयरपोर्ट्स में भी, और इसका एयरपोर्ट्स में काम जब से चालू हुआ है तो इसके मार्जिन बहुत इंप्रूव हुए हैं। एयरपोर्ट जैसे हम जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई करने वाले अलग अलग कंपनियों के लोग रहते हैं। राइट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हैदराबाद में मैं एयरपोर्ट पे 3-4 घंटे का लेओवर था। तो वहाँ एक लड़का था, दुबला पतला सा लड़का, 19 साल की उसकी उम्र होगी। मैंने उससे पूछा तो वो बोले मैं विनय नाम था उसका, गढ़चिरौली से, बोले मैं यहाँ हैदराबाद पढ़ने आया था। ओके। तो पढ़ाई करते करते उसकी जॉब लग गई। ओके। और उसको करीब 22,000 रुपए की सैलरी कंपनी से मिल रही थी। कौन सी कंपनी है वो पता नहीं, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि ये उसी प्रकार की कंपनी है जो ऐसे यूथ को जॉब प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल सही, एक्सलेंट है। मुझे लगता है कि इसकी देश में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आज की तारीख। करेक्ट। और अभी तक के 22 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं इंडिया में जहां ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, 28 एयरपोर्ट्स पे इसका काम चल रहा है। और देश की कंपनियों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां भी इसका काम चल रहा है। इसके ग्रोथ और परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए कि पिछले 2-4-5 सालों में, 10 सालों में क्या ग्रोथ रही है इसकी? ग्रोथ अगर हम Q1 FY25 की बात करेंगे तो एक रीजनेबल ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में, जो कि एक 14% की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ है। और अगर हम पैट में देखेंगे, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखेंगे, तो 12 करोड़ से प्रॉफिट पहुंच गया है इस क्वार्टर में 26 करोड़ पे। टैक्स भरने के बाद में 12 करोड़ से 26 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जी हाँ, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो ये कौन सी स्मॉल कैप है? जी हाँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल, छोटी कंपनियां प्रॉफिट ज्यादा देती है इन्वेस्टर को। जी, देखिए, आप अगर ये छोटा बम बड़ा धमाका, करेक्ट है करेक्ट। ऐसी निकालते हो आप, है? ग्रोथ एंड पर इसका फोकस किस चीज पे है? स्ट्रेटेजिक, मतलब क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है आने वाले 2-3-5 सालों के? कंपनी का ये मानना है कि जो मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट किया है, आउटसोर्स मार्केट फॉर IFM, मतलब इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट जो सर्विस है, उसका मार्केट 80,000 करोड़ हो जाएगा FY28 तक के। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट से मैं समझता हूं आपका तात्पर्य यह है कि अगर वो कंपनी
सफाई का काम कर रही तो सफाई का काम एक हो गया। जी अगर वहां उसको उसी जगह पे कोई दूसरी सर्विसेज उसी जगह उसको चाहिए, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेड काम करती है, वो आते से नहा धो के आती है, आपके घर में किचन में खाना बना देती है, जी, उसके बाद वो आपके यहाँ साफ सफाई का काम भी कर लेती है, बहुत अच्छा और एग्जाम्पल। उसके बाद वो आपके यहाँ कपड़े भी धो लेती है। करेक्ट। फिर आप वर्किंग हो तो वो दिन भर चौकीदारी का काम भी वो लेडी कर लेती है। बिल्कुल। तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज का मतलब आप समझ लीजिए वन इन ऑल, करेक्ट। यही आपका मतलब है। और कंपनी का ये कहना है कि जो आउटसोर्स मार्केट है, मतलब हम जो काम आउटसोर्स करते हैं दूसरों को, हाँ, उसका मार्केट 80,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा FY28 तक। 80,000 करोड़ तक जी का। हाँ, तो इसका जो CAGR है वो 17% पे पहुंच मैं जाएगा। आपको इसको इस तरीके से समझाना चाहूंगा, कहीं गलत हो तो आप मुझे जी बता दीजिए, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। जी आने वाले 5 साल में, 4 साल में, 2024 तो लगभग खत्म हो जाएगा, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 सालों के अंदर ये कंपनी दूसरी कंपनियों से जो काम कराती है छोटी छोटी, जैसे सफाई करवाना है तो उसने कहा भैया ये 5 करोड़ का काम हम तुमको दे रहे हैं, चलो तुम्हारे 50 आदमी लगाओ। ये दूसरा काम है, मान लो इसको ये 3 करोड़ का काम है, चलो 20 लोग लगाओ, ये काम करो साल भर के लिए। यही आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। जी कंपनी ने मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 करोड़ का, और 5 करोड़ में उसको जो सर्विसेज देना है उसने 4 अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों को दे दी। तो ये जो दूसरों को सबलेटिंग जो करेगी कॉन्ट्रैक्ट्स को, करेक्ट। वो 80,000 करोड़ का मार्केट आने वाले 4 साल में बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि उसमें छोटे छोटे जो शहरों के लोग हैं, बेरोजगार लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। रोजगार इसमें सबसे बड़ा मुझे एस्पेक्ट दिखता है जी हाँ। इसमें। तो इसकी वजह से इसको कुछ आने वाले समय में फायदा भी गवर्नमेंट से मिल सकता है। एनीवे, रोहित, क्लाइंट्स के बारे में बताइए, इसके ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जो इस कंपनी को खास बनाते हैं। अभी तो कंपनी को 75% रेवेन्यू टॉप 50 कस्टमर से आता है, जो कि इसके टॉप 50 कस्टमर्स में माइक्रोसॉफ्ट आता है, TCS, PNG, टाटा कम्युनिकेशंस। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं। देखिए, मुझे अब ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। आपके घर में अगर या आपके परिवार में, रिश्तेदारी में कोई कोई बच्चा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो पूना, बम्बई, बेंगलोर इधर उधर काम करता होगा, और वो घर पहली बार जब कंपनी से होके आता है, आपको बताता है मम्मा कंपनी में ऐसी साफ सफाई रहती, चकाचक, कंपनी में ऐसी बाहर इतना बढ़िया कैंटीन है। उसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। करेक्ट। राइट। करेक्ट। हाँ, यस। तो ये आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट और TCS TCS। जैसे अगर क्लाइंट्स किसी कंपनी के हों तो वो कहाँ जाएगी आप सोच सकते हैं। इसके भविष्य क्या दिखता है आपको। भविष्य में मैनेजमेंट ने कहा है कि वो एक ग्रोथ रेट ऑफ 3 टाइम्स द नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया ये अचीव करेंगे, बिकॉज ऑफ, फिर से बोलो। वो लोग ग्रोथ रेट ऑफ 3 टाइम्स द नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया। GDP मान लीजिए 7% है, करेक्ट। तो ये 21% की ग्रोथ देगी। जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश की GDP हर सेक्टर को मिला करके बनती है, और हालांकि ये कंपनी छोटी है लेकिन प्रॉफिट बड़ा देगी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका भारत की जो GDP है उससे 3 गुना ग्रोथ ये सेक्टर की ये कंपनी देगी। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल्स के हिसाब से। यस। और इसके जो फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आने वाले हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस ये 5 साल में बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। अभी इस बजट में एक स्कीम भी आई है, मैं जी। समझता हूँ, तो उसके बारे में कभी भविष्य में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में कुछ स्टडी हम करके। अब ये बताइए कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ आपने जी 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 किया है रिसर्च। जी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो मार्च 2020 की प्रॉफिट्स थे 41 करोड़ पे, और अच्छा। आज वो पहुंच गए हैं 66 करोड़ पे। 41 करोड़ से 4 साल में 66 करोड़। जी हाँ, और इस साल प्रोजेक्शंस है ये 90 करोड़ तक के जाने के। IPO क्यों लाया था इसने। IPO कंपनी ने एक्सपांशन के लिए लाया था, और दूसरा बोरोइंग को कम करने के लिए लाया था। IPO में आज कितने का IPO आया था इसका, अक्टूबर 2023 में आया था शायद। जी हाँ।
कंपनी ने जब आईपीओ लाया था तो 300 रुपीज पर शेयर का दाम था। आईपीओ था 400 करोड़ रुपीस का। अच्छा। जी। और अभी इसका शेयर का रेट क्या चल रहा है? अभी शेयर का रेट चल रहा है 365 रुपीज। 300 रुपए का शेयर था, 65 रुपए उस पे आज, मतलब 365 रुपए का आज का रेट है। जी। और क्या केवल भारत में ये काम करती है कि बाहर भी काम करती है? जी नहीं, ये इसका प्रेजेंस बाहर भी है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया और यूरोप में भी इसका पूरा प्रेजेंस अच्छा है। अच्छा। और ये फेवरेट क्यों है आपकी? ये फेवरेट मेरी इसी वजह से है क्योंकि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आगे आने वाले हैं और जो मैनेजमेंट ने ग्रोथ रेट में अपना जो प्रोजेक्शंस दिखाए हैं 3 टाइम्स का, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जो कि मार्केट आगे जाके बढ़ेगा और कम जब इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाएगा तो सब लोग एम्प्लॉयड होंगे, जिसकी वजह से यूडीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मेरे लगभग सभी वीडियो में एक बात रोहित ने कही है कि जब कोई देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ता है, आज विकासशील देश है, कल हमारा देश विकसित देश होगा। ये जो यात्रा है, इस यात्रा में कौन लोग विकसित होंगे, उसमें से एक कंपनी है। जी। तो ये मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन भी इसी चीज को लेकर के ज्यादा होता है कि राइट। डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर हम जा रहे हैं, उसमें कौन सी कंपनी का योगदान ज्यादा रहेगा, किस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा। करेक्ट। एनीवे, ये इसलिए आपकी ये फेवरेट है। जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए? ये अभी तो मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिया हुआ है क्योंकि इसका एक ब्रेकआउट आ रहा है 385 रुपीज पे। अभी ये है 365 रुपए, जी। और जैसे ही 385 हो इसे खरीद लेना चाहिए। जी, पहले भी आप खरीद सकते हैं बिकॉज फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। अच्छा। तो जैसे आपने इंडो अमाइंस का बताया था राइट कि 163 पे भी ले सकते हैं, जी हाँ। और तो वो 190 पे चला गया था 2 दिन बाद। जी हाँ, और अभी क्वार्टर्स इसके बहुत अच्छे आए हैं, मतलब प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए। जी हाँ 107% बढ़ गया है और उसका इम्पैक्ट अभी तक के प्राइस में दिखा नहीं है मुझे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेक्निकली समझने की कि जून को समाप्त होने वाला क्वार्टर, जून 2024 को जो पहला तिमाही के रिजल्ट आए हैं, वो 107% की ग्रोथ है, लेकिन शेयर्स पे अभी उसका असर प्राइस पे नहीं आया है। लोगों की या तो उस पर नजर नहीं गई है। 365 रुपए का शेयर है, 385 इसका ब्रेकआउट है, मतलब ये 385 के बाद फोड़ेगा। आप अभी भी खरीद सकते हैं, ऐसा मत है रोहित का। हम लोग सेबी एनालिस्ट नहीं है, मैं फिर से ये बात रिपीट करूंगा, हम लोग सेबी एनालिस्ट नहीं है, ना ही हम इस शेयर को खरीदने के लिए आपको रिकमेंड करते हैं। हमने केवल एक एनालिसिस का पार्ट आपको दिया है, कंपनी के बारे में आपको बताया है, कहां ये जाएगी, प्रमोटर्स कौन है, कितना इसका ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे पास इसकी जानकारी है पब्लिक डोमेन पे, वहां से हम स्टडी करके इस शेयर के बारे में आपको बता रहे हैं। आप अपने विवेक से, अपनी रिसर्च के बाद ही से खरीदिए। आज अगर कोई व्यक्ति 365 या 385 के ब्रेकआउट पर ये शेयर खरीदता है, तो ये कहां तक जा सकता है? ये 3 से 6 महीने के बीच में 550 से 600 का टारगेट में 385 रुपए में खरीद कर 6 महीने में भी अगर आप 550 रुपए में बेचते हैं, तो ये बुरा सौदा नहीं है। लेकिन आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए।